ठीक है बेटा, आ जाओ। देखो अब हमारे पास जब क्वाड्रेटिक फंक्शन की बात करते हैं तो कोई भी एफ एक्स इक्वल टू इन जनरल जो फॉर्म है आपका क्वाड्रेटिक का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इस तरह से हम लिखते हैं अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेनी है तो। अब ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपका दिया हुआ है, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का अगर हम सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखें या परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हम बी बाई ए एक्स, ठीक है, इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। सी आप बाहर ले लो, तो यहाँ से ए परफेक्ट स्क्वायर आप बनाओगे तो आपका 2 टाइम्स ऑफ बी बाई ट्वाइस ऑफ ए एक्स प्लस बी स्क्वायर बाई 4 ए स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है, माइनस ऑफ बी स्क्वायर बाई 4 ए स्क्वायर प्लस ऑफ सी। क्वाड्रेटिक में लास्ट ईयर जब हमने पढ़ा था तो उसमें भी हमने इसके बारे में बात किया था। फिर आप ये देखो, इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में एक्स प्लस बी बाई ट्वाइस ऑफ ए का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ पे आपका बी स्क्वायर बाई 4 ए होगा प्लस सी हो जाएगा। तो यहाँ से आपको जो एफ एक्स फंक्शन है, एफ एक्स फंक्शन कन्वर्ट होके ये क्या बन जाएगा आपका, एफ एक्स इज इक्वल टू a times of x plus b by twice of a whole square minus b square minus 4ac by 4a। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब ये जो आपके पास वैल्यू दे रखा है, जैसे अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक कर्व दिया है तो मान लो कि इस तरह से हमने यहाँ पे एक कर्व ले लिया। ये जो कर्व ले रहा हूँ ना मैं क्वाड्रेटिक का, इस क्वाड्रेटिक में जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट होगा वो लोवेस्ट पॉइंट कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, x इक्वल टू माइनस बी बाई ट्वाइस ऑफ ए पे। आपको ये याद रखना है कि फंक्शन का अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन कोई दे रखा है तो उसका लोवेस्ट पॉइंट जो है, ठीक है, लोवेस्ट वैल्यू जो एग्जिस्ट करेगा या हाईएस्ट वैल्यू भी आप कह सकते हो, दोनों ही केस में। ठीक है, मान लीजिए कि अगर इसके बजाय आपका जो फंक्शन होता वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब इस तरह से दिया होता, तो ऐसे किसी फंक्शन के लिए जो हाईएस्ट पॉइंट है वो भी आपका x इक्वल टू माइनस बी बाई ट्वाइस ए पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना, तो लोवेस्ट वैल्यू भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का x इक्वल टू माइनस बी बाई ट्वाइस ए पे और x इक्वल टू माइनस बी बाई ट्वाइस ए पे हाईएस्ट वैल्यू भी एग्जिस्ट करेगा। मगर क्या है, दोनों अलग अलग कर्व होंगे, यानी किसी एक कर्व में, जैसे ये कर्व दिया है तो इसमें लोवेस्ट वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है तो इसमें हाईएस्ट एग्जिस्ट करेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक ही कर्व में इसी पॉइंट पे, क्योंकि दोनों में सेम पॉइंट है, देखो है ना, x का वैल्यू सेम है, तो एक ही वैल्यू के लिए इसमें मिनिमम और मैक्सिमम दोनों आ सकता है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ से मुझे क्या समझ में आता है कि ये जो वैल्यू है ये तो लोवेस्ट वैल्यू हो गया, और जब आप रेंज की बात करोगे किसी भी एक्सप्रेशन में तो रेंज का मतलब होता है कि एक्सटेंट ऑफ ग्राफ ऑफ फंक्शन अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, तो जो भी आपके पास ग्राफ दे रखा है उस ग्राफ का जो एक्सटेंट है वो वाई एक्सिस में कहाँ से कहाँ तक का है उसे मैं बोलूंगा कि वो मेरा रेंज हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक का आपका रेंज, अब देखो ये ग्राफ यहाँ से इन्फिनिटी तक का जाएगा तो इसका लोअर मोस्ट वैल्यू ये पॉइंट हो गया, इस पॉइंट से लेके ये इन्फिनिटी तक का जाएगा, ये इसका रेंज हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे इसका हाईएस्ट वैल्यू ये वाला पॉइंट हो गया, इस पॉइंट से आप इन्फिनिटी तक का नीचे जाते रहो तो वो आपका इसका रेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे जब मैं रेंज की बात करूंगा तो क्या कहा मैंने कि x इक्वल टू, और ये वाला जो एक्सप्रेशन है दिस मस्ट बी इक्वल टू 0, ये 0 हो जाना चाहिए। अगर ये 0 हो जाएगा तो y का वैल्यू अब मिनिमम आए मैक्सिमम आए वो डिपेंड करेगा कि ये वैल्यू कितना है। ठीक है, और दूसरी बात आप ये भी कह सकते हो कि a का साइन भी डिसाइड करेगा कि मिनिमम वैल्यू आ रहा है या मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है। a ग्रेटर देन 0 होगा तो इसी पॉइंट पे आपको y मिनिमम मिलेगा, और अगर a लेस देन 0 होगा तो इसी पॉइंट पे आपको y मैक्सिमम मिलेगा। क्लियर है बेटा ये चीज? ठीक है, इस पॉइंट पे अब क्या है कि यहाँ से आप y मिनिमम या मैक्सिमम निकालना है वो तो आपको a बता देगा कि क्या आना है, मगर कहाँ पे आएगा वैल्यू, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डी डिस्क्रिमिनेंट लिख सकते हैं, तो माइनस डी बाई 4a ये आपको वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का या कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है उसका क्या निकाल सकते हैं, रेंज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई रेंज की।
कि रेंज कहाँ से कहाँ होगा। इस केस में y मिनिमम से लेके अप टू इन्फिनिटी तक का होगा। अगर मैं फर्स्ट वाले की बात करता हूँ तो इस केस में जो रेंज है क्लोज इंटरवल, यहाँ पे जो भी वैल्यू आ रहा है माइनस माइनस डी बाई फोर ए से इन्फिनिटी तक का जाएगा, और इन्फिनिटी हमेशा आपका ओपन इंटरवल में रहता है। ये हो जाएगा। सेकंड वाले केस में अगर मैं रेंज की बात करूंगा तो यहाँ पे माइनस ऑफ इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा, और ये भी ओपन इंटरवल में होगा आपका, और यहाँ से कहाँ तक का जाएगा, माइनस ऑफ डी बाई फोर ए तक का। ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा। अब डोमेन की बात करें तो अब आप ये देखो कि मेरा जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है ये ऑलवेज डिफाइन है। यहाँ पे कभी ऐसा नहीं बोला कि एक्स की वैल्यू ये मत लो, एक्स की वैल्यू इरेशनल मत लो या रैशनल मत लो। ठीक है, तो जब हम क्वाड्रेटिक फंक्शन या कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन की बात करेंगे तो पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज डिफाइंड। कभी भी आपको कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन मिला है तो पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में हम क्या कहेंगे कि डोमेन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज रियल नंबर। ठीक है, पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूँ, एल्जेब्रिक फंक्शन की नहीं, क्योंकि एल्जेब्रिक में और भी अलग टाइप के फंक्शंस होते हैं आपके। ठीक है, पॉलिनोमियल का मतलब हो गया ए एक्स। चलो लिख के दिखा दूंगा मैं। तो हमने क्या बोला कि डोमेन ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन इज ऑलवेज रियल नंबर। ठीक है, तो इसी के साथ नोट करके हम ये भी लिख लेते हैं कि डोमेन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन इज रियल नंबर। ठीक है, ये भी आपका रियल नंबर हो जाएगा। अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है। फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। फाइंड द डोमेन सो फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस थ्री। तो अब यहाँ से देखो ए का वैल्यू कितना मिल जाएगा, वन, बी का वैल्यू कितना मिलेगा, माइनस वन, और सी का वैल्यू कितना हो गया, माइनस ऑफ थ्री। मैं ये जानता हूँ कि ये जो फंक्शन है, पहली बात तो यहाँ पे आप ये देखो ए का वैल्यू डिसाइड करता है कि आपका ग्राफ कैसा होगा। तो इस केस में आपका जो ग्राफ होगा वो इस तरह से फॉर्म होगा। तो वाई एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई ट्वाइस ए पे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, मैक्सिमम हो जाएगा इन्फिनिटी। तो आप y मिनिमम निकालने के लिए पहले x इक्वल टू माइनस बी बाई वाई से ले लो, तो माइनस ऑफ माइनस वन डिवाइडेड बाई टू इंटू वन। तो ये वन बाई क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। तो आप यहाँ पे x की जगह वन बाई टू पुट कर लो। तो यहाँ पे आप देखो वन बाई टू पुट करोगे तो वन बाई फोर माइनस वन बाई टू माइनस ऑफ थ्री। ठीक है बेटा, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिल गया आपको, वन बाई फोर, टू से मल्टीप्लाई करेंगे टू बाई फोर माइनस ऑफ थ्री। तो कितना हो गया ये, माइनस वन बाई फोर माइनस थ्री, तो ट्वेल्व, और ये एक थर्टीन, तो थर्टीन बाई फोर आपको आ जाएगा। तो यहाँ से आपको y मिनिमम वैल्यू मिल गई माइनस थर्टीन बाई फोर। तो अगर मैं रेंज की बात करता हूँ तो फंक्शन के रेंज की, तो रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल माइनस थर्टीन बाई फोर टू इन्फिनिटी। क्लियर है, कैसे निकालेंगे हाँ क्वाड्रेटिक सर। का रेंज। ठीक है बेटा। हाँ सर। नेक्स्ट यस क्वेश्चन सर। है हमारे पास, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। अब देखो कभी भी आपको इस तरह का फंक्शन देगा ना, अभी पहली बात तो ये कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, ऐसे फंक्शन को हम रैशनल फंक्शन कहते हैं। ठीक है, इस तरह से अगर कोई आपको फंक्शन मिला तो आप इसे क्या बोलोगे कि ये रैशनल फंक्शन है। ठीक है, और रैशनल यहाँ पे आप प्लस वन कर लेना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, तो ये हो गया। तो रैशनल फंक्शन के केस में आप जो रेंज है वो दो तरीके से निकाल सकते हो। मेथड वन की बात करते हैं। आप क्या मान लोगे, ये जो एफ एक्स है ना, इस एफ एक्स को आप वाई से रिप्लेस कर दो। ऐसे
अब यहाँ पे आने वाला जो x है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन की अगर हम बात करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये कभी निगेटिव तो नहीं हो सकता। ठीक है, आप x का वैल्यू कुछ भी पुट कर दो तो x बिलोंग टू इस केस में आपका रियल नंबर हो जाएगा। जनरली क्या है, जब आप रैशनल फंक्शंस की बात करते हो और रैशनल फंक्शन में आपको कोई फंक्शन इस तरह से दे दिया, जैसे x माइनस वन बाई एक्स माइनस ऑफ थ्री दिया, तो इस केस में हम x का वैल्यू थ्री नहीं ले सकते, x का कोई भी वैल्यू ले लेंगे मगर आप रियल नंबर माइनस ऑफ सॉरी यहाँ पे थ्री करोगे। क्यों? क्योंकि x का वैल्यू थ्री पुट करने पे मेरा जो फंक्शन होगा वो अनडिफाइन हो जाएगा। तो और वैसे भी डोमेन के लिए हमने क्या बोला कि डोमेन की डेफिनेशन जो देती है वैल्यूज ऑफ या कलेक्शन ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड। जिसके लिए हमारा फंक्शन डिफाइन है उसको हम क्या बोलेंगे, हमारा डोमेन हो जाएगा, है ना। तो उसमें आपको थ्री इंक्लूडेड नहीं करोगे। मगर इस केस की अगर हम बात करते तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन जो है, इस वाले केस में आपका ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, यानी कि आप एक्स का वैल्यू कुछ भी पुट करो ये फंक्शन हमेशा डिफाइन रहेगा। ठीक है, तो ये आपका अनडिफाइंड नहीं है। तो इस केस में आपका जो डोमेन है, डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन x बिलोंग टू रियल नंबर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब बात करते हैं रेंज की। तो रेंज के केस में आप देखो क्या, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई आप वाई करोगे, एक्स मल्टीप्लाई वाई करोगे प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन हो जाएगा। यहाँ से आप वाई माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कॉमन ले लो, वाई प्लस वन और y माइनस ऑफ वन इज इक्वल टू जीरो, ऐसे ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है, किसमें, x में। ये देखो ये x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है। तो अगर यहाँ आने वाला देखो, अब x में तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो भी कैसे होंगे, रियल रूट्स होंगे। अगर इसके रूट्स रियल होंगे, और रूट्स रियल क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ आने वाला जो x है वो क्या है, x बिलोंग टू रियल नंबर। तो इस केस में अगर आपके इस इक्वेशन के रूट्स रियल है तो मैं क्या कह सकता हूँ कि d इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर आपने d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो किया तो यहाँ से बी स्क्वायर माइनस फोर इसी करोगे तो क्या मिलेगा, y प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस फोर ए और c। तो ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। फाइनली अब इस इक्वेशन को आप देखोगे तो ये क्या हो गया, यहाँ से a प्लस बी ए माइनस बी। क्यों? क्योंकि y प्लस वन का होल स्क्वायर ले लो माइनस ऑफ टू टाइम्स ऑफ वाई माइनस वन का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी है, इसको मैं वाई प्लस वन माइनस टू टाइम्स ऑफ वाई प्लस ऐसे ले लेते हैं, और वाई प्लस वन माइनस ऑफ और प्लस साइन में वाई टाइम्स, इस तरह से ले लेंगे। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, वाई माइनस टू वाई, वाई माइनस टू वाई कितना हो गया आपका, माइनस ऑफ वाई और माइनस माइनस प्लस टू प्लस वन थ्री, प्लस थ्री। तो ये हो जाएगा। और यहाँ से टू वाई प्लस वाई, थ्री वाई थ्री वाई माइनस वन। माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ से आप वी का मेथड अप्लाई कर दोगे इसमें एक। अब देखो y का वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकता ना, पहले तो y पॉजिटिव बनाओ, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, तो y माइनस थ्री, थ्री वाई माइनस वन, और इनइक्वलिटी हो जाएगी रिवर्स। तो y का एक वैल्यू आया वन बाई थ्री, एक आ गया थ्री, राइट मोस्ट पार्ट पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, और आपको निगेटिव वाला रीजन लेना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको निगेटिव रीजन लेना है। तो यहाँ से आपका जो रेंज हो जाएगा वो रेंज कहाँ से कहाँ हो गया, y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल वन बाई थ्री से थ्री तक का। क्लियर है बेटा? कैसे आप निकालोगे, कोई भी रैशनल फंक्शन अगर आपको दे रखा है तो आप इस तरह से प्रोसीड करते हो जैसे यहाँ पे हमने किया हुआ है। आप y लोगे, जनरली मैक्सिमम केस में आपको x जो है उसके जो रूट्स होंगे वो रियल नंबर लेने हैं, और रियल नंबर लेके d जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर देना है। कई बार क्या होता है, जैसे यही जो क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को आप दूसरी तरीके से भी प्रोसीड कर सकते थे। ठीक है, क्या करते, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आप ना प्लस एक्स ले लो, मतलब जैसा डिनोमिनेटर में दिया है वैसा का वैसे ही बनाने की कोशिश करो न्यूमिनेटर में। सही है ना?
और तो आपका इस केस में जैसे ये हो गया, यहाँ पे आपका y इक्वल टू 1 माइनस 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कई बार क्या होता है, जैसे इस केस में तो हम इसी तरह से यूज करेंगे। मान लो कि अगर यहाँ पे आने वाला टर्म जो होता वो स्क्वायर में होता, और ये भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी जो टर्म है जैसे ना सिंगल नहीं होता, एक्स नहीं होता, एक्स की जगह स्क्वायर वाला टर्म होता, तो उस केस में हम क्या कर सकते थे, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पुट कर सकते हैं स्क्वायर का। ठीक है, मगर इस केस में हम वो चीजें अप्लाई नहीं कर सकते। मगर तभी भी इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं कि भाई 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एटलीस्ट 1 माइनस वाई, इस तरह से प्रोसीड कर सकते हैं। सही है ना? ठीक है, क्लियर है बेटा? तो एक आपका ये मेथड है, इस क्वेश्चन में अप्लाई नहीं हो रहा है, मगर आप किसी दूसरे क्वेश्चन में इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कहाँ पे अप्लाई होता है, जैसे मान लो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइप का इस तरह से कोई फंक्शन दिया और आपसे पूछा कि इसका रेंज क्या होगा। तो जनरली इस तरह के क्वेश्चंस में आप रेंज निकाल पाते हो आपका जो मेथड 2 है उसकी हेल्प से। तो क्या करना है मेथड में आपका, इसको आप 2 बनाओगे, और तो 2 बनाओगे तो -1 कर दोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 कर दोगे, तो यहाँ से आपका 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ गया। ठीक है, तो ऐसे करेंगे। अब मैं ये जानता हूँ कि एक्स स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 होता है, मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी रखा जाएगा। तो मैं एक बार यहाँ पे 0 पुट करूँगा, तो अगर मैं 0 पुट करूँगा तो ये 1/2 सब्ट्रैक्ट हो गया, मतलब 1/2 हो गया। और अगर मैं यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करता हूँ तो इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। इसका मतलब y जो है y बिलोंग्स टू आपका कितना आ जाएगा, 1/2 से 1, और इन्फिनिटी पुट करने पे 1 आ रहा है तो 1 आ जाएगा आपका ओपन इंटरवल में। क्लियर है बेटा? दोनों तरह के मेथड समझ में आ गए कि मेथड 1 में किस तरह से प्रोसीड करना है और 2 में कैसे करना है। अब 2 में कभी भी मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पे आने वाला टर्म स्क्वायर में होना चाहिए, तब जाके आप इस तरह से प्रोसीड कर सकते हो, क्योंकि एक्स स्क्वायर का मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू आपको पता है। मगर इसके बाद जैसे इस वाले में जैसे यहाँ पे अप्लाई किया मैंने, इसको इस तरह से सिंप्लीफाई किया, तो यहाँ पे इसके आगे अगर मैं प्रोसीड करता ना तो वो फिर से ऐसा ही हो जाता। ठीक है, तो कभी x में टर्म आए, एक्स क्यूब में आए, तब आप इस तरह से प्रोसीड करोगे, और अगर आपके पास एक्स स्क्वायर में कोई टर्म्स आ रहे हैं तो आप इस तरह से रेशनल फंक्शन में सॉल्व कर सकते हो। हाँ सर, वहां से वापस समझाओ ना। कहाँ से? वो ब्लैक में लिखा है ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, वो कैसे यहाँ आया? से हाँ हाँ, सर। वो ये कैसे आया सर? इसका इस वाले क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, ऊपर वाले क्वेश्चन से। ये एक नया ही क्वेश्चन है। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन कोई दिया है इस और इसका रेंज पूछा है तो आप ऐसे प्रोसीड करोगे। हाँ वो ठीक है ठीक है, सर। इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। अरे हम तो एक ही समझ रहे थे। चलो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। सर क्लियर है ना, ये चीज कैसे निकालेंगे? सर ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ सच दैट। सर वो नचिकेत बुला रहा है। एक मिनट, हाँ सर। तो क्या बोला है, कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ, फाइंड द कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई ए। तो y इक्वल टू, आपको मतलब y का वैल्यू बताना है, यानी इस एक्सप्रेशन का वैल्यू बताने का मतलब क्या है, y का वैल्यू बताना है। और किस कब बताना है, व्हेन अटेन ऑल रियल वैल्यूज, कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए होना चाहिए था, यहाँ पे ए नहीं, वैल्यूज ऑफ ए। ठीक है, तो कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए, फाइंड द कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई 1 माइनस ए एक्स अटेंड ऑल द रियल वैल्यूज। तो इसे मैं क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। देखो ये y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ऐसा बन जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो गया, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर आया और प्लस ए एक्स वाई माइनस एक्स आया, माइनस वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर आया
और ए वाई माइनस वन एक्स होगा माइनस वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर बेटा? अब हाँ सर। ये जो वैल्यूज ले रहा है वो रियल वैल्यूज ले रहा है, तो यहाँ पे आने वाला जो x है अगर वो रियल होगा तो सिमिलरली जैसे वो इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था हमने कि d जो होगा d मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आप x यूज कर रहे हो ना वो रियल नंबर होगा, इसके जो रूट्स हैं। तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो आप देखो यहाँ से क्या मिला, a y माइनस वन बी स्क्वायर माइनस 4ac is greater than equal to 0, a square y square minus 2ay plus 1 minus minus plus 4y is greater than equal to 0। क्लियर है बेटा? ऐसा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो आपके पास जो इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या है, y में। दूसरी बात, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। पहले तो आप ये देखो y स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ए स्क्वायर अगर पॉजिटिव है ना, और वैसे भी पॉजिटिव ही होगा, ए स्क्वायर है तो इसका मतलब मेरा जो ग्राफ है वो अपवर्ड फॉर्म होने वाला है, हाँ या ना? ठीक है। और दूसरी बात आप ये देखो कि यहाँ पे ओवरऑल जो एक्सप्रेशन है ना, ये वाला एक्सप्रेशन, वो एक्सप्रेशन क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, और इक्वल टू 0। तो इस केस में आपका इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जब मैं d की बात करूंगा तो d क्या होगा, या तो इसके रूट्स इक्वल होंगे या ये ग्रेटर देन 0 है। तो इस केस में मैं जो d की बात करूंगा तो क्या d लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए कि नहीं? क्या कहते हो? इसके बाद ये स्टेप समझ में आया? अच्छा, d लेस देन क्यों होना चाहिए? मान लो कि अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं होता और ओवरऑल जो एक्सप्रेशन होता वो पॉजिटिव होता। ओवरऑल एक्सप्रेशन पॉजिटिव होने का मतलब है कि एक्स एक्सिस से ऊपर ही आपका ग्राफ एग्जिस्ट करेगा। अगर ग्राफ ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है मतलब आपके रूट्स हो गए 0। तो रूट्स 0 कब होते हैं, जब d लेस देन 0 होता है। दूसरी बात, यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन दे रखा है, इसका मतलब रूट्स आने के चांसेस है ना। इसका मतलब है कि ये जो एक्सप्रेशन है वो, जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये एक्सप्रेशन आपका एक्स एक्सिस को टच करते हुए जा सकता है। जब टच करेगा तो उस केस में इसके रूट्स हो जाएंगे, है ना, और इक्वल रूट्स होंगे। तो जब इक्वल रूट्स होता है तो उस केस में डी क्या होता है, इक्वल टू 0। इस वजह से इस वाले एक्सप्रेशन का या इनइक्वलिटीज के लिए रूट्स जो होंगे या तो इमेजिनरी रूट्स होंगे या सिंगल रूट होगा, तो इसके लिए डी का एक्सप्रेशन आपका डी लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब इस एक्सप्रेशन में d लेस देन इक्वल टू 0 आप अप्लाई करो। तो आप ये देखो, जहां पे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस या 4 माइनस 2y 2a ऐसा ले सकते हो, ये y का एक्सप्रेशन हो गया और प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। तो d लेस देन 0 मतलब 4 माइनस 2a का होल स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, और ये लेस देन इक्वल टू 0। अब होल स्क्वायर कर लो यहाँ से, तो ये 16 होगा प्लस 4a स्क्वायर होगा माइनस 2a और b। ठीक है, ऐसा हो जाएगा माइनस 4a स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। क्लियर है बेटा? तो यहाँ से आप देखो 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे 16 प्लस 16a लेस देन इक्वल टू 0। तो 16a इज लेस देन इक्वल टू माइनस ऑफ 16, तो a इज लेस देन माइनस ऑफ 1। तो a बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 क्लोज इंटरवल। कुछ मिस्टेक हुई है क्या, देखो तो। 4 अच्छा, अगर ये स्क्वायर है, देखो अगर आप यहाँ से 2 कॉमन लेते हो तो 2 का होल स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, और ये 2 माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसको मैं a माइनस 2 का होल स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ। ठीक है,
और 4 कैंसिल आउट कर दो तो ए स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से ए स्क्वायर होगा -4a होगा और +4 होगा, माइनस ए स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, 4 और यहाँ पे 4a हो गया, 4a। आप ये देखो a इज ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, यानी कि a बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी। उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया था हमने, है ना। अभी आप देखो इसमें 2 बार मैंने क्या लगाया, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, यानी डिस्क्रिमिनेंट का यूज 2 बार कर रखा है। क्या दे रखा है इस तरह के क्वेश्चंस में, y इक्वल टू एक्सप्रेशन दिया था, आपसे कहा था कि फाइंड द कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ a के बारे में आपको बताना है। और तो ऐसे कोई भी एक्सप्रेशन में जब आप y कैलकुलेट कर रहे होते हो या कोई a कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करते हो, जैसे y इक्वल टू समथिंग मैंने इस तरह से ले लिया, मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया x में। अब देखो x के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, तभी भी मैंने इसके रूट्स क्या ले लिए, रियल रूट्स ले लिए। तो x के रूट्स अगर रियल होंगे तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास y में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हुई, मगर इनइक्वलिटी के साथ में। तो इस इनइक्वलिटी में आपको ये बेसिक कंसेप्ट लगाना पड़ेगा कि ये d ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है ना, उस केस में। तो इस वाले केस में क्योंकि ये वाला जो कर्व है ये हमेशा x एक्सिस से ऊपर आएगा या टच करेगा, तो इस केस में आपके जो d होगा वो लेस देन इक्वल टू 0 होगा। तो फिर आपने यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0 वाला कंसेप्ट लगा लिया, और उसके बाद d लेस देन इक्वल टू 0 में आपका एक्सप्रेशन लगाने के बाद पूरा एक्सप्रेशन आपका a के फॉर्म में आ जाएगा। और फाइनली इसको सॉल्व करके हमें a का वैल्यू निकालना है। क्लियर है बेटा? किसी को कोई डाउट है, अच्छी तरह से देख लो। किसी को डाउट है इसमें? नहीं सर। चलो, तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रेंज ऑफ मॉडुलस फंक्शन की। ठीक है, अब मॉडुलस फंक्शन के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं कि एब्सोल्यूट फंक्शन भी बोला जाता है, कि यानी कि अगर एफ एक्स इक्वल टू इस तरह से मॉडुलस ऑफ एक्स, ठीक है, इस फंक्शन को हमने क्या कहा था कि x लेंगे व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 और माइनस ऑफ x लेंगे व्हेन x इज लेस देन 0। अब यहाँ पे क्या है कि आपका मॉडुलस ऑफ x कभी लेस देन 3 दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपका जो x है, x मस्ट बी लाई बिटवीन -3 से 3, है ना। और अगर मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन 3 है, तो इस केस का मतलब क्या है कि x मस्ट बी बिलोंग्स टू -∞ से -3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी आएगा। क्लियर है? इसी चीज़ को आप ग्राफ के थ्रू समझ सकते हो कि अगर आपका मॉडुलस ऑफ x लेस देन 3 है, तो मॉडुलस का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, है ना। मॉडुलस का मतलब क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, इस केस की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे -3 से, आप डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन में आप साइन नहीं देख रहे हो, बस आपको डिस्टेंस लेना है। तो डिस्टेंस लेना है तो आपने -3 से 3 के बीच में ये डिस्टेंस ले लिया, ये हो गया आपका मॉडुलस ऑफ x लेस देन 3। और इन दोनों पॉइंट पे 3 पे और -3 पे ओपन इंटरवल हो जाएगा। और सेकंड केस में -3 से 3, अब आपसे कह रखा है कि डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन 3 से ज़्यादा है, तो 3 से ज़्यादा है इसका मतलब क्या हो गया, 3 से इस तरफ लेना है और 3 से इधर लेना है। तो यहाँ पे भी हमने इसे ओपन इंटरवल में लिया है। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो इस बेसिक कंसेप्ट का हम यहाँ पे रेंज ऑफ मॉडुलस जब भी आपको कैलकुलेट करना होगा तो हम इस बेसिक कंसेप्ट का यूज करेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि सॉल्व -1 बाई मॉडुलस ऑफ x -2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, वेयर x इज बिलोंग्स टू रियल नंबर और x इज नॉट इक्वल टू माइनस और प्लस -2। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -(x) -2 -1 इधर ले लेंगे इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ से -1 आया, मॉडुलस ऑफ x -2 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ x -2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये देखो, ये -1 हो गया और माइनस और -2 तो प्लस हो जाएगा।
तो +2 - 1 यानी कि 1 माइनस मॉडुलस ऑफ x डिवाइडेड बाय मॉडुलस x माइनस ऑफ 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये होगा। तो एक तो कहा है या तो आप इसको सॉल्व कर लो या आप इसका डोमेन कैलकुलेट करो। ठीक है, तो जब मैं इसका डोमेन भी कैलकुलेट करूंगा तो हम क्या करेंगे कि फंक्शन विच लाई अंडर द स्क्वायर रूट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ आने वाला जो एक्सप्रेशन है और यहाँ आने वाला एक्सप्रेशन वो तो सेम है। ठीक है, तो किसी एक को कैलकुलेट कर लेते हैं हम। तो अब आप ये देखो, आप इसको ना मॉडुलस ऑफ x -1 कर लो, यानी कि माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इनइक्वलिटी आपकी रिवर्स हो जाएगी और ये ऐसा बन जाएगा। क्लियर है? अब मुझे यहाँ से क्या मिला, अगर इसी में मैं वेवी कर्व मेथड अप्लाई करता हूँ मॉडुलस ऑफ x में, तो यहाँ से आपको एक तो मॉडुलस ऑफ x का वैल्यू 1 मिलेगा, एक मॉडुलस ऑफ x का वैल्यू 2 मिलेगा। ठीक है, तो अब इसमें आप क्या देख रहे हो कि मॉडुलस ऑफ x का जो वैल्यू आ रहा है, देखो लेस देन इक्वल टू 0, तो यानी निगेटिव रीजन लेना है आपको, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो निगेटिव रीजन लेना है। इसका मतलब मॉडुलस ऑफ x मस्ट बी लाई बिटवीन 1 to 2, मगर आपसे कह रखा है कि x का वैल्यू 2 तो नहीं ले सकते, तो यहाँ पे 2 पे इक्वलिटी नहीं आएगी, तो यहाँ से आपका जो वैल्यू हो जाएगा इस तरह से हो जाएगा। अब इस वैल्यू में क्या देख रहे हो आपकी x का मॉडुलस ऑफ x इज लाई बिटवीन 1 to 2, तो अगर मैं मॉडुलस हटाऊंगा, है ना, अगर मैं मॉडुलस हटाता हूँ तो मेरा वैल्यू जो हो जाएगा, या तो आप ऐसे ले लो या आप यहीं पे क्या कर सकते हो कि प्लस माइनस ऑफ x ले सकते हो। तो पॉजिटिव x होगा जब, उस केस में तो आपका x ये हो जाएगा। अगर x निगेटिव है तो आप देख रहे हो यहाँ पे माइनस ऑफ x है, 2 है, तो x को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी और यहाँ पे 2 हो जाएगा माइनस ऑफ 2। ठीक है, तो फाइनली यहाँ से x बिलोंग टू आपका -2 to -1 यूनियन 1 to 2 ऐसे आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ से ये हो गया आपका डोमेन। इस फंक्शन का ठीक है बेटा, समझ में आया कैसे मॉडुलस फंक्शन का आप डोमेन कैलकुलेट करोगे? बस आपका बेसिक जो कंसेप्ट है इस कंसेप्ट का यूज करना है, और ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। चलो आ जाओ, अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका बस एक रिवीजन के लिए क्वेश्चन है, क्योंकि आपको मैंने प्ले विथ ग्राफ करवाया था तो वहाँ पे उसी का कंसेप्ट यूज करते हुए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है देखो, फाइंड द सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द इक्वेशन, है ना, 2 बार लिख दिया, वो इसकी जरूरत नहीं है, हैज मोर देन 2 सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है इसका ए का वैल्यू इस तरह से कैलकुलेट करना है ताकि इसके जो सॉल्यूशन हो वो मोर देन 2 सॉल्यूशंस हो। ठीक है, तो क्या किया जाता है जब इस तरह का ग्राफ आता है, ये तो एक देखो, आप जब सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हो तो एक ग्राफ इधर ले लेते हो, एक ग्राफ इधर ले लेते हो। इन दोनों ग्राफ को आप सेपरेटली पहले ड्रॉ करोगे और उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख लोगे। तो सबसे पहले हम इस ग्राफ की बात करते हैं ना, तो इधर आने वाला जो मॉडुलस फंक्शन है, यहाँ पे मॉडुलस ऑफ 2x + 3 है और प्लस ऑफ 2x - ऑफ 3 है, ये हो गया। तो इस फंक्शन को अगर मैं सॉल्व करूंगा, या तो मैं डायरेक्टली सॉल्व कर सकता हूँ, या तो 2 कॉमन लेके आप इसको x + 3/2 और x - 3/2 बना लो। ठीक है, ऐसा। अब आप ये देखो, यहाँ से आप इस फंक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक तो 2 आएगा बाहर से, कि अगर मेरा x - 3/2 से लेस है तो दोनों ही निगेटिव हो जाएंगे। ठीक है,
अच्छा, ये समझ में नहीं आएगा तो मुझे बताना। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने दो क्रिटिकल पॉइंट निकाले हैं। एक तो -3/2 मिलेगा, एक 3/2 मिलेगा। एक बार आप इसको जीरो करोगे, एक बार इसको जीरो करोगे, तो दो क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएंगे। और फिर इसके लिए जब मैं इसकी बात करूंगा तो इसके लिए यहाँ से इस तरफ जाऊंगा तो आपका ये पॉजिटिव हो जाएगा, और -3 से इधर आऊंगा तो निगेटिव हो जाएगा। इस एक्सप्रेशन के लिए यहाँ से इधर जाऊंगा तो पॉजिटिव, बस इस तरफ जाऊंगा तो निगेटिव। तो दोनों में जो कॉमन है वो कॉमन वाला रीजन ले लिया कि -3 से इस तरफ दोनों ही निगेटिव, इन दोनों के बीच में ये निगेटिव ये पॉजिटिव, और इसके बाद तो दोनों ही पॉजिटिव। तो ये बेसिक कंसेप्ट मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो एक तो ये हो गया, और x ग्रेटर देन 3/2 इसमें दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, मिड वाले के लिए डिसाइड करना होता है कि आपको क्या लेना है। तो मिड वाले में -3/2 के राइट हैंड साइड में यहाँ देखें तो -3/2 ये वाला जो टर्म है ना, -3/2 के इस तरफ तो ये निगेटिव था और इसके इस तरफ पॉजिटिव है ना। तो ये वाला जो टर्म है ये तो पॉजिटिव रहेगा, x + 3/2 पॉजिटिव रहा, मगर सेकेंड वाला जो टर्म है वो हो जाएगा निगेटिव, ऐसा हो जाएगा। तो x -3/2 से 3/2 के मिड में होगा तो ऐसा हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ से आपके पास जो एक्सप्रेशन मिला वो 2 टाइम्स ऑफ -x - 2x हो जाएगा, और -3/2 और 3/2 जीरो हो गया। यहाँ से भी 3/2 जीरो हो जाएगा तो ये 2x हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखो x से x कैंसिल आउट हो गया, 3/2 और +3/2 तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। क्लियर है, ऐसा हो जाएगा। तो अगर आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे आपका -4x 6 और 4x आ जाएगा, ये वैल्यू आ गया। तो इससे वैसे भी इस तरह का जो ग्राफ है इसको हम ड्रॉ करेंगे तो क्या यहाँ पे 6 वैल्यू मिला, और उसके बाद 4x वाली लाइन चले जाएगी, यहाँ पे -4x वाली लाइन चलेगी। ये हमने ले लिया -3/2 और 3/2, ये आपका y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया। तो ऐसा ग्राफ आ जाएगा। अब इस तरह के ग्राफ को आप आगे के लिए याद भी कर सकते हो कि इस तरह का कभी भी एक्सप्रेशन आता है x + समथिंग x - समथिंग, तो आपका ग्राफ ऐसे ही फॉर्म होता है। अब दूसरा जो ग्राफ है ax + 6, अब आपसे कहा कि आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन मोर देन 2 चाहिए। ठीक है, अब देखो आपकी जो लाइन है ना, अगर आपने इसके पैरेलल कोई लाइन ले ली, पहली बात तो यहाँ पे इसके पैरेलल में लाइन, ये देखो यहाँ पे y का वैल्यू जो है ना, y का वैल्यू 6 है, सही है ना, y का वैल्यू 6 है। अब अगर आप, ये तो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है मतलब ये y = ax + 6 है, और इसमें मैं ये भी जानता हूँ कि इसका इंटरसेप्ट जो है वो 6 है, यानी कि मेरी जो लाइन है वो लाइन इस वाले पॉइंट से तो पास होगी। दूसरी बात, ax वाले स्लोप की बात करनी है हमें, है ना। अब ax स्लोप की अगर हम बात करें तो अब देखो लाइन यहाँ से अगर मैं ऐसी लाइन पास करता हूँ तो एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, ऐसी लाइन पास करूँ तभी भी एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। एक ही पॉसिबिलिटी होती है जब आपको मोर देन वन सॉल्यूशन मिले। देखो यहाँ से आप कोई भी लाइन पास करोगे ना, इस जगह से इस तरह से, तो आप ये देखो ऐसे भी जा सकती है क्या कोई लाइन, बस आपसे पूछ रहा हूँ कि ऐसे कोई लाइन बना सकते हैं हम, जब हम 4x का मतलब है कि इसका स्लोप 45 से ज़्यादा होगा, मतलब आप ऐसे ले लो और ऐसे, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे जो ax आ रहा है, मान लो कि ax इसी के पैरेलल आता है, ये जो लाइन है ना इसी के पैरेलल, और इसके पैरेलल तब होगा जब इसका स्लोप भी 4x हो जाए। ठीक है, तो अगर ऐसी लाइन जाएगी तो ये तो एक ही सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, क्या कहते हो, ऐसा होगा ना। क्लियर है बेटा। अगर यहाँ पे 4x होता लाइन में ना, अगर आपका y = 4x + 6 होता तो आपकी लाइन जो होती वो
जो यहाँ पे लाइन 4x वाली है इस लाइन के पैरेलल जा रही होती। या ऐसा भी पॉसिबल होता कि -4x होती, क्योंकि 6 से तो पास करना है, 6 से पास इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पे इंटरसेप्ट में 6 है। तो या तो मेरी लाइन ऐसे होगी या तो मेरी लाइन ऐसे होती। तो इन दोनों ही केस में मेरी लाइन y इक्वल टू 4x, यहाँ पे जो y इक्वल टू 4x है या y इक्वल टू -4x इसके पैरेलल होती। ठीक है, मगर इन दोनों ही केस में मुझे कितने रूट मिले? एक सिंगल रूट मिला। अब मैं इस लाइन को थोड़ा सा शिफ्ट करता हूँ। देखो अब क्या, मान लो कि इसको मैंने इधर को टिल्ट कर दिया। तो इधर को टिल्ट करूंगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये ग्राफ इसको कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा। अब ऐसा करने पे हुआ क्या, आप इस चीज़ को समझना। अभी आप इसका इंक्लिनेशन देखो, इसका इंक्लिनेशन ये है, ठीक है। अब मैंने इसका स्लोप इंक्रीज कर दिया। इंक्रीज, वैसे तो ये वाला जो स्लोप है वो स्लोप आपका, यहाँ पे आपका जो स्लोप देखोगे वो स्लोप देखो, आप देखो ना, ये जो स्लोप है आपका वो किससे ज़्यादा है ना, ये ऑब्ट्यूज एंगल है। तो ऑब्ट्यूज एंगल के केस में हम इसका स्लोप और बढ़ा दे रहे हैं। तो अगर आप स्लोप और बढ़ा दोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये इंटरसेक्ट करेगा, मगर इंटरसेक्ट करेगा तभी भी आपको दो ही रूट मिलेंगे। ठीक है, और अगर मान लो इसका मैंने, क्योंकि अभी इसका स्लोप 4x है, इसका है ना, इसका स्लोप भी 4 है। तो अगर मैं इसका स्लोप डिक्रीज कर देता हूँ, मान लो यहाँ से थोड़ा स्लोप डिक्रीज कर दिया, तो यहाँ से भी मुझे दो रूट मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, एक रूट ये हो गया, एक रूट ये हो गया। तो मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि अगर मैंने ए का, यहाँ पे जो स्लोप है ए, अगर इसका स्लोप -4 से और ज़्यादा इंक्रीज किया या इसका स्लोप 4 से लेस किया, तो इन दोनों ही केस में मुझे दो रूट मिल रहे होंगे। ठीक है, मगर मुझे दो रूट तो चाहिए ही नहीं। हमसे क्या बोला? हैज़ मोर देन 2 सॉल्यूशन। तो दो से ज़्यादा सॉल्यूशन एक ही केस में पॉसिबल है, जब मेरी जो लाइन होगा वो लाइन इसके साथ कोइंसाइड करे। तो हर एक पॉइंट पे क्या करेगा? ये सॉल्यूशन देगा। सही है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए जो होगा, ए मस्ट बी इक्वल टू 0। अगर ए 0 होगा तब जाके मुझे आपका क्या मिलेगा? रूट्स मिलेगा, मोर देन 2 रूट्स। क्लियर है बेटा? समझ में आया? हाँ सर, हाँ सर। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस उसी को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे साइन एक्स फंक्शन की बात करते हैं तो साइन एक्स का जो डोमेन है, डोमेन और रेंज, तो साइन एक्स फंक्शन का जो डोमेन है, साइन एक्स इज ऑलवेज डिफाइन, हर एक पॉइंट पे डिफाइन है। तो एक्स बिलोंग टू, इसमें रियल नंबर हो जाएगा। जब मैं रेंज की बात करता हूँ साइन एक्स की, तो वो कहाँ से? -1 से 1 के बीच में होता है। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं कॉस एक्स के बारे में। तो कॉस ऑफ एक्स फंक्शन भी ऑलवेज डिफाइन है, और इसका जो रेंज है वो भी -1 से 1 है। क्यों है? देखो, मैं ज़्यादा ग्राफ को मेंशन इसलिए नहीं कर रहा हूँ, ग्राफ पे हमने डिटेल में बहुत पढ़ लिया है। ठीक है ना? तो अब बात कर रहे हैं, अगर हमारे पास tan x फंक्शन दिया है तो tan x भी हर एक पॉइंट पे डिफाइन होता है, मगर उसमें से हम कौन सा वैल्यू, जहाँ पे cos x 0 हो जाएगा, और cos x आपका ऑड मल्टीपल ऑफ 90 पे 0 होता है। तो 2n+1 π/2 वाले वैल्यूज को अगर मैं रियल नंबर से हटा दूंगा तो आपके पास किसका? डोमेन ऑफ tan x मिल जाएगा, और tan x का जो रेंज है वो रियल नंबर है। सिमिलरली cot x कहाँ पे 0 होता है? जहाँ पे साइन 0 होता है, और साइन 0 होने का मतलब साइन तो n π पे 0 होता है, और इसका रेंज भी रियल नंबर होता है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं आपका sec x के बारे में। cos जहाँ पे 0 होगा तो रियल नंबर माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2।
तो ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 क्यों? क्योंकि ये 1 बाई कॉस एक्स है, और कॉस एक्स जहाँ जहाँ पे जीरो होगा वहाँ वहाँ पे मेरा फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, तो वो वैल्यूज को मुझे हटाना पड़ेगा। दूसरी बात, सेक एक्स का जो रेंज होता है उसमें आप -1 से 1 वाला वैल्यू नहीं लेते। सिमिलरली कॉस ऑफ एक्स के केस में भी सेम होगा, मगर अभी साइन एक्स वाला टर्म आ जाएगा एन पाई और आर -1 से 1। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो ये डोमेन और रेंज आपको याद रहना चाहिए, तब जाके आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस से रिलेटेड डोमेन और रेंज कैलकुलेट कर पाओगे। सही है, और जनरली मैक्सिमम केस में आपको ना या तो ये पूछा जाएगा या ये पूछा जाएगा। हाँ, सेक और कोसेक जनरली नहीं पूछा जाता। साइन के टर्म्स में कोई एक्सप्रेशन दे सकता है या टेन के टर्म्स में दे सकता है। क्यों? क्योंकि इसके बारे में रेंज की हमें अच्छी खासी नॉलेज है कि -1 से 1 होता है और इस केस में रियल नंबर होता है। ठीक है, अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, और डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या दे रखा है आपका? दोबारा ठीक है, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या दे रखा है? एफ एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस 2 साइन एक्स, है ना? ऐसा हो गया। अब इस फंक्शन की अगर हम बात करें तो मैं क्या चाहूंगा कि भाई डिनोमिनेटर में जब हम डोमेन की बात करते हैं या रेसिप्रोकल फंक्शन की बात करते हैं, तो हम क्या चाहते हैं कि रेसिप्रोकल फंक्शन में जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है, यानी कि 1 प्लस 2 साइन एक्स, ये जो टर्म है ये नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। जीरो नहीं हो सकता, है कि नहीं? तो हमें तो इक्वल टू जीरो करके हम उन सभी वैल्यू को रियल नंबर में से एक्सक्लूड कर दें। तो अगर मैं इसको जीरो करूंगा तो मुझे यहाँ से साइन एक्स का वैल्यू क्या मिल जाएगा? साइन एक्स इक्वल टू -1/2। ठीक है, तो साइन एक्स इक्वल टू -1/2, तो साइन -1/2 कहाँ पे होता है? या तो इस क्वाड्रेंट में होगा या तो इस क्वाड्रेंट में होगा। आया ना? फर्स्ट और सेकंड में तो नहीं हो सकता ना। वैसे भी आप सोचो कि इसका अगर मुझे सॉल्यूशन निकालना होता तो मैं साइन एक्स इक्वल टू साइन ऑफ -π/6 ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा? n π प्लस -1 टू दी पावर n -π/6। क्लियर है बेटा? ऐसे लिख सकते हैं ना रूट्स, मतलब जब सॉल्यूशन लिखते हैं अगर ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं, यहाँ से सॉल्यूशन कैसे लिख सकता हूँ? साइन एक्स और साइन वाई का x इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n, और यहाँ पे y आ जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब जो आपके पास यहाँ पे वैल्यूज आ रखे हैं, इन सब वैल्यूज को आप या तो कैलकुलेट कर लो, जैसे यहाँ पे आपने π/6 कर दिया, यहाँ पे ये वाला वैल्यू -π/6 हो गया। अब n का वैल्यू 1 पुट कर लो। आप 1 पुट करोगे तो x इक्वल टू पाई और माइनस 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 प्लस π/6, तो 7π/6 ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे -π/6 7π/6। अब ऐड करते जाओ आप, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे तो आप रियल नंबर जब डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन में से आप x बिलोंग टू रियल नंबर माइनस ये वाला वैल्यूज, यानी n π प्लस -1 टू दी पावर n -π/6 वेयर n बिलोंग टू इंटीजर। तो ये वैल्यू आप सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो आपको डोमेन मिल जाएगा। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में धीरे धीरे इसी तरह से आगे क्वेश्चंस हम देखते जाएंगे। नेक्स्ट आपका दिया है द रेंज ऑफ एफ एक्स फंक्शन। अब रेंज हमें cos x के बारे में पता है कि cos x का जो रेंज है वो -1 से 1 के बीच में होता है। अगर -1 से 1 है, 2 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2 cos ऑफ x हो जाएगा। सही है, ऐसा हो जाएगा। अब 2 cos ऑफ x हो गया। क्लियर है ना बेटा? और उसके बाद आप ये देखो कि अगर आप -1 कर दोगे तो ये -3 हो जाएगा। 2 cos ऑफ x -1 करेंगे, ये 1 हो जाएगा। तो 1/2 cos ऑफ x -1
और 1 और रेसिप्रोकल इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। तो रेसिप्रोकल होने पे आपकी इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। तो यहाँ पे आपका जो वैल्यू होगा 1/2 cos of x minus 1। इस केस में आप देखो -1/3 और 1। अब इसके बाद से ना यहाँ पे आपको सोचना है जो ये कर रहे हैं। अगर जनरली क्या होता है कि अगर यहाँ आने वाला वैल्यू जो लेफ्ट मोस्ट वैल्यू है राइट मोस्ट वैल्यू आ रहा है, एक्सट्रीम और मिनिमम वैल्यू, अगर ये दोनों वैल्यू सेम होगी तो आप इनइक्वालिटी को रिवर्स करोगे तो आपको कोई चेंजेस नहीं दिखाई देगा। कैसे? मान लो कि अगर इसकी जगह पे 2 होता और 2 ग्रेटर देन 2 cos ऑफ x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता, तो अगर आप इसका रेसिप्रोकल लेते ना तो आपको कोई चेंजेस दिखाई नहीं देता, आपको कोई कंफ्लिक्ट दिखाई नहीं देगा। ऐसा ही होता है, मतलब समथिंग इस तरह से। मान लो यहाँ 3 ले लेते हैं, अभी रॉन्ग हो गया ना, ये 2 हो गया, इधर 3 हो गया। तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लूंगा तो इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई कंफ्लिक्ट नहीं है, बिल्कुल सही है। सिमिलरली अगर इसी की जगह पे -2 होता और 2 cos ऑफ x माइनस 1 होता और यहाँ पे -1 होता, ठीक है, तो इसका भी रेसिप्रोकल लेता, तभी भी इनइक्वालिटी रिवर्स तो हो जाएगी, मगर -1 और -1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी कोई कंफ्लिक्ट नहीं है, ऐसा ही होता है भाई, -1/2 इज ग्रेटर देन -1। मगर इस वाले केस में जब एक वैल्यू नेगेटिव होगा और एक वैल्यू पॉजिटिव होगा और उसके बाद जब आप रेसिप्रोकल ले रहे होगे ना, तो यहाँ पे आपको इनइक्वालिटी रिवर्स करने पे, ठीक है, या रेसिप्रोकल लेने पे चीजें गलत मिलेगी, ठीक है। ये चीज समझ में आया आपको? अगर इस तरफ दोनों पे सेम है तो रेसिप्रोकल ले सकते हो, दोनों नेगेटिव है तभी भी रेसिप्रोकल ले सकते हो, मगर अगर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो रेसिप्रोकल लेने पे आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ से ऐसे आप नहीं कर सकते, तो फिर क्या दिक्कत है ना? तो कहीं ना कहीं अब दिक्कत क्या है वो आप ये देखो कि -3 से 1 के बीच में कहीं ना कहीं ये वाला फंक्शन हो जाता है 0, ठीक है। अगर ये 0 हो गया तो आप ये देखो इसका रेंज इसके बीच में तो आने वाला है नहीं, -1/3 से 1 के बीच में। अगर यहाँ पे आपका 0 आया तो 1/0 इसका मतलब क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। इसका मतलब है आपका जो रेंज होगा वो इन्फिनिटी तक आ जाएगा। अब आपको ये कैलकुलेट करना है कि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होगी। तो यहाँ से आप 3 चीज़ें कैलकुलेट करोगे। एक तो y मैक्सिमम अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपने 1 ये जो 2 cos ऑफ x माइनस 1 है इसकी जगह पुट कर दिया 0, तो आपको इन्फिनिटी मिला, क्योंकि cos x 1/2 हो सकता है। फिर आपने y मिनिमम के लिए चेक करना शुरू किया, एक बार cos की जगह पुट कर दिया 1, तो 2 - 1 आपको 1 मिलेगा, ठीक है। और एक मिनिमम के लिए आपने यहाँ पे पुट कर दिया -1, तो आपको -1/3। इन दोनों मिनिमम में जो सबसे लोवेस्ट वैल्यू होगा वो वैल्यू आपको ले लेना है। तो यहाँ से आपका y जो रेंज होगा वो -1/3 से इन्फिनिटी जाएगा, ठीक है। क्लियर है बेटा कैसे किया मैंने? आपको जो सोचना है ना वो इस वाली जगह पे सोचना है कि अगर -3 से 1 आया तो मैं इसका रेंज कैसे निकालूंगा, ठीक है। और जनरली क्या है, ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ पे आने वाला जो वैल्यू है वो 5 या समथिंग ऐसे होता, तो फिर कॉस का वैल्यू आप कुछ भी पुट करो, अब ये ऑलवेज निगेटिव होता, ठीक है। जैसे मान लो कि इसी की जगह पे मैं एक दूसरा क्वेश्चन बना के कर दे रहा हूँ। मान लो fx = 1/2 cos ऑफ x माइनस ऑफ 5 है, तो आप इसमें कुछ भी करोगे ना ये हमेशा, यहाँ पे आप देखो cos ऑफ x का 2 cos ऑफ x का मिनिमम वैल्यू -2 और मैक्सिमम वैल्यू 2, अगर इसमें से 5 सब्सट्रैक्ट कर दिया तो यहाँ 7 हो जाएगा,
और 2 cos ऑफ x माइनस 5, यहाँ पे -3 हो गया। तो ऐसे में हमें प्रॉब्लम ही नहीं है, दोनों ही नेगेटिव हो गया, तब ऐसा नहीं करना पड़ेगा। फिर y इक्वल टू 0 वाला चीज आएगा ही नहीं, केस ही नहीं आ सकता ऐसा, ये कभी 0 हो ही नहीं सकता। 2 cos ऑफ x माइनस 5, तो cos x का वैल्यू कभी 5/2 थोड़ी हो सकता है। तो इस केस में आपको ऐसे ही प्रोसीड करना पड़ेगा जैसे यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है तो आप डायरेक्टली आंख बंद के रेसिप्रोकल लेके सॉल्व कर लो। मगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया बेटा? हाँ सर। चलो ठीक। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम, फाइंड द रेंज ऑफ एफ थीटा इक्वल टू 5 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा और थीटा प्लस 5/3 प्लस 3। अच्छा, इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग ट्राई करो तो रेंज निकालने के लिए। cos थीटा को एक बार एक्सपेंड करो, उसके बाद रेंज निकालने की कोशिश करो। अच्छा, पहले मुझे ये बताओ कि कितने लोग ये जानते हैं कि अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन a sin थीटा प्लस b cos थीटा के टर्म में आता है तो इसका मिनिमम वैल्यू √a² प्लस b² होता है और इसका मैक्सिमम वैल्यू √a² प्लस b² होता है। ये कितने बच्चे जानते हैं? नचिकेत, और कोई? मनन? सर मैं भी। थोड़ा याद है। हाँ सर जानते हैं। चलो ठीक है, अगर नहीं भी ठीक है, मैं एक बार क्या करता हूँ, इसको निकाल ही देता हूँ। एक्चुअली क्या है कि एफ एक्स इक्वल टू, आप जो ए है ना, इस ए की जगह पे आर कॉस ऑफ फाई करके ले लो कोई टर्म, और बी की जगह पे आर साइन ऑफ फाई ले लो, ठीक है, ऐसे ले लो। तो अगर आर आर कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे साइन ऑफ ये थीटा प्लस फाई हो जाएगा। अब साइन की ये है ना एफ एक्स हो गया। अब ये जो आर है, आर का मतलब आप देखो, आर आपने क्या क्या लिया था, एक तो ए लिया था, ए साइन थीटा, सॉरी ए की जगह आपने लिया आर कॉस ऑफ फाई और बी की जगह पे लिया है आर साइन ऑफ फाई। तो यहाँ पे आर स्क्वायर अगर आप करोगे तो ये a² प्लस b² होगा। तो आर का वैल्यू, मिनिमम वैल्यू माइनस, अब ये देखो है ना, ये जो आर आ रहा है, अगर आप साइन एक्स को निगेटिव करोगे तो इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू -r मिल जाएगा और मैक्सिमम वैल्यू आपको √a² प्लस b² मिल जाएगा। तो कभी भी आपको ऐसा कोई एक्सप्रेशन मिलता है a sin थीटा और b cos थीटा, तो ऐसे एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू -√a² प्लस b² होता है और मैक्सिमम वैल्यू आपका √a² प्लस b² होता है। हाँ, एक और चीज़ इसमें करेक्शन कर लेते हैं, जब आप r का स्क्वायर रूट लोगे ना तो r का स्क्वायर रूट आपको पॉजिटिव a² प्लस b² मिलेगा। हाँ, क्यों? क्योंकि r एक एब्सोल्यूट वैल्यू है और cos थीटा वाला टर्म चेंज हो रहा होता है। मतलब जब भी आप किसी सर्कल में रेडियस लेते हो तो रेडियस में r जो है, r तो पॉजिटिव रहता है, तो वही वाला रेडियस है यहाँ पे। आप अगर ऐसे देखो कि एक कोई सर्कल है, तो इस सर्कल में हमने क्या किया, ये एक लाइन है, ये थीटा एंगल है, तो आप इसका प्रोजेक्शन ले रहे हो आप, r cos थीटा r sin थीटा, ये r cos थीटा r sin थीटा, ये इस तरह से वैल्यू है, ठीक है। तो किसी भी वैल्यू को लिखने का मतलब आपका तरीका ऐसा है। तो यहाँ पे r जो है, r ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। ये जो साइन है, ये साइन निगेटिव होगा और पॉजिटिव होगा, है ना, ये -1 और ये -1 और +1 होगा, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिलेगा, इस फंक्शन का, ये r तो फिक्स है तो ये -1 करोगे तो निगेटिव मिनिमम वैल्यू और पॉजिटिव दोगे तो आपका मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा। इसीलिए √a² प्लस b² और -√a² प्लस b² दिया।
अब जो मेरे पास एक्सप्रेशन दे रखा है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस एफ ऑफ थीटा वाले एक्सप्रेशन को इसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे जो दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, 5 cos थीटा जैसा है वैसे ही रहने दो, इसको सॉल्व कर लो। 3 cos ऑफ थीटा cos ऑफ π/3 और माइनस ऑफ, है ना, साइन ऑफ थीटा साइन ऑफ π/3। ये होता है cos a प्लस बी का फॉर्मूला, क्या ऐसे ही होता है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, देखो 5 cos ऑफ थीटा cos, ये तो 3/2, ये देखो 1/2 हो गया, तो ये 3/2 हो गया cos थीटा, माइनस यहाँ पे 3 इंटू रूट 3/2 साइन थीटा, तो ये +3 हो जाएगा। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 5, देखो ये हो गया 5 2 10, 13/2 cos ऑफ थीटा माइनस 3 रूट 3/2 साइन थीटा और +3 हो जाएगा। हाँ, ये एफ ऑफ थीटा हो गया। अब ये जो एफ थीटा आपका आया है, इसमें मैं इस एक्सप्रेशन का मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू लिख सकता हूँ, ठीक है। 3 तो फिक्स है, 3 तो ऐसे ही रहेगा, इसका मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू आप लिख सकते हो, वो क्या हो जाएगा, √169/4 प्लस 3 3 9 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 169 और 27, ये हो गया आपका 6 और 8 1 9, 196। 196 क्या 14 का स्क्वायर होता है, हाँ ठीक है। तो ये हो गया, तो आपका यहाँ से 7/2 मिला और प्लस माइनस 2 है ना। तो एफ का इसका मिनिमम वैल्यू के लिए आप 3 - 7/2 करोगे और मैक्सिमम वैल्यू के लिए 7/2 ऐड कर दोगे। क्लियर है, क्या किया मैंने, किया यही है, मगर इस एक्सप्रेशन के साथ में 3 एक्स्ट्रा ऐड कर दिया था। तो पहले मैं इसका मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकाल लूंगा और उसके बाद 3 ऐड कर दूं दोनों में। सर वहाँ पे √14/4 नहीं है क्या ना, तो फिर सिर्फ 14/4 है। √14 नहीं होके 196 होगा। वन 96/4, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे हमने, अच्छा हाँ ये गलत हो गया, तो ये 14 हो जाएगा और 5 2 हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऐसा हो जाएगा, तो -4 से 10 आंसर हो जाएगा आपका। अभी ठीक है, हाँ सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ साइन एक्स और मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स दे रखा है, इसका रेंज बताना। तो कई बार क्या होता है कि जब आप ऐसे किसी फंक्शन का रेंज निकालना हो, देखो पहले तो मैं ये जानता हूँ साइन एक्स वाला, पर पहले तो पॉजिटिव लेना है साइन एक्स का वैल्यू, तो 0 से 1 तक का इसका रेंज होगा साइन एक्स का। सिमिलरली कॉस का रेंज भी 0 से 1 होगा। मगर क्या है कि एक टाइम पे साइन इंक्रीज हो रहा होता है तो कॉस डिक्रीज हो रहा होता है, कॉस डिक्रीज तो साइन इंक्रीज। तो सबसे पहले हमारी कोशिश रहती है कि पहले इसे एक सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करो। तो आप क्या करोगे, आप इसे y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ साइन एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स ऐसा ले लो और इसका होल स्क्वायर कर लो। होल स्क्वायर करूंगा तो मॉडुलस ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ एक्स का मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ कॉस ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो साइन और कॉस, साइन स्क्वायर एक्स, और देखो मॉडुलस जो है, अब स्क्वायर लगा दिया तो मैं मॉडुलस हटा सकता हूँ, ठीक है, ऐसा होगा। और प्लस यहाँ पे मॉडुलस आपने ले रखा है तो इसको आप चलो इसको ऐसे ही रहने दें, साइन एक्स और मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स,
तो ये 1 प्लस समथिंग हो गया ना, ठीक है, 1 प्लस समथिंग हो गया। अब वो डिपेंड करेगा, यहाँ पे देख लेते हैं। मान लो अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है ये, हाँ या ना, दोनों ही पॉजिटिव होते हैं ना, हाँ तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, साइन 2x हो जाएगा, ठीक है। तो हाँ सर। साइन 2x लिख दिया इसको मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जब x का वैल्यू 0 से π/2 के बीच में है। तो अब इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 पुट कर सकता हूँ साइन 2x का, हाँ मिनिमम वैल्यू 0 हाँ 1,2 है ना। तो वाई स्क्वायर का जो वैल्यू आया आपका, वाई स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0, वाई स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू 1, सॉरी 2। अच्छा 2 से ज़्यादा कभी हो सकता है क्या ये वैल्यू? सर नहीं। 2 से ज़्यादा तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब आप ये देखो कि जब वाई स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू ये हो रहा है तो वाई जो है प्लस माइनस √/2, ऐसा तो हो सकता है ना। 1 को छोड़ दो, हाँ 1 नहीं मैंने, अच्छा 1 भी तो इंक्लूड किया, ऐसा हो सकता है y का वैल्यू -√2 आ जाए या +√2 आ जाए, है कि नहीं? क्लियर बेटा? सर पर उससे फिर मिनिमम वैल्यू 1 नहीं होगा, 1 प्लस है तो। हाँ मॉडुलस है ना, इसलिए नेगेटिव नहीं हो सकता। सर अब वही 0 क्यों निकालने होगा, पर रिजेक्ट 1 नहीं करेंगे होगा। अभी वैल्यूज को। तो f(x) का मिनिमम वैल्यू 1 और f(x) का मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकता तो √2, तो इसीलिए आपका जो f(x) है, f(x) बिलोंग टू 1 to √2 हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर। चलिए तो मैं कुछ क्वेश्चन आपको आज सेंड करूंगा ग्रुप में, मैं भी ग्रुप में सेंड करूंगा, या मतलब एक 10 क्वेश्चन का एक असाइनमेंट टाइप का बना के उसमें रख दूंगा, सर एप्लीकेशन पे डाल देना, हम देख लेंगे ऐसा ठीक है। होगा। तो वहां पे रख दूंगा, मे बी वो प्रैक्टिस टेस्ट की तरह भी हो जाएगा, आप सॉल्व भी कर लेना, है ना, 10 क्वेश्चन या असाइनमेंट पे दे कल दूंगा। डोमिनो रेंज सिखाएंगे ना सर, ये आज की क्लास का।